इसलिए मैंने अभी तक जितने भी वीडियो लेक्चर बनाए हैं वो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें अंतर्गत एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक्स के पॉइंट्स को पूरा सरल शब्दों में विस्तार से समझाया गया है। अभी तक मैंने प्राचीन भारतीय विचारक कौटिल्य के ऊपर अपना वीडियो लेक्चर दिया है। इसके उपरांत मैंने प्राचीन महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो पे अपना वीडियो लेक्चर, जो कि 3 पार्ट्स में है, अपने चैनल पे डाल दिया है। अभी तक आपने अगर उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैं अपने इस वीडियो लेक्चर के लिंक में के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो लेक्चर के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। इसके साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर के अंत में एंड स्क्रीन पे आपको उन वीडियो लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे। आप उस पर सिंपली क्लिक करके उन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि थंबनेल से ही स्पष्ट हो गया है कि आज मैं महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु पर अपना वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ, जो कि जिन्हें कि राजनीतिक शास्त्र का जनक माना जाता है। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जो है अरस्तु के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, अरस्तु का जो समय काल है या जो समय अवधि है उसे 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ईसा पूर्व का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म से पूर्व की ये सब घटनाएं हैं, इसलिए इसे ईसा पूर्व कहा जाता है। इनके सबसे पहले हम इनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अरस्तु एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य तथा सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु जो थे वो प्लेटो के शिष्य थे और महान सिकंदर महान के गुरु थे। इनका जन्म स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु ने भौतिकी, आध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के कार्य को आगे बढ़ाया। अरस्तु के पिता मकदूनिया के राजा के दरबार में शाही वैद्य थे। इस प्रकार अरस्तु के जीवन पर मकदूनिया के राज दरबार का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था। इनके पिता की मृत्यु इनके बचपन में ही हो गई थी। अरस्तु के पिता की मृत्यु इनके बचपन में ही हो गई थी। अब जान लेते हैं अरस्तु की शिक्षा व्यवस्था के बारे, अरस्तु की शिक्षा के बारे में, यानी अरस्तु की शिक्षा कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो डियर फ्रेंड्स, पिता की मृत्यु के बाद 17 वर्षीय अरस्तु को उनके अभिभावक ने शिक्षा पूरी करने हेतु बौद्धिक शिक्षा केंद्र एथेंस भेज दिया। वहां पर 20 वर्षों तक अरस्तु प्लेटो से शिक्षा पाते रहे। पढ़ाई के अंतिम वर्षों में वह स्वयं अकादमी में पढ़ाने लगे। जो प्लेटो द्वारा स्थापित शिक्षा केंद्र था, जिसे अकादमी कहा जाता है, उसमें अरस्तु पढ़ाने लगे। अरस्तु ने लीशियम नामक एक संस्था की भी स्थापना की। अरस्तु ने एक शिक्षा संस्था लीशियम की स्थापना की। अरस्तु को उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था, जिनकी प्रशंसा स्वयं उनके गुरु भी किया करते थे। अरस्तु की गिनती उन महान दार्शनिकों में होती है जो सबसे पहले इस तरह के व्यक्ति थे जो परंपराओं पर भरोसा न करके किसी भी घटना की जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचते थे। अरस्तु एक सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो कि परंपराओं पर ध्यान नहीं देते थे। जो पुरानी सदी से चली आ रही विचारधाराएं या परंपराएं, उसको नहीं मानते थे। उनका मानना था कि किसी भी घटना की जांच पड़ताल करने के बाद उससे जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उन्हीं का ही समर्थन करना चाहिए। अरस्तु इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अब जान लेते हैं अरस्तु की रचनाओं के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अरस्तु भौतिकी, आध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र तथा जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना किए थे। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में नेट के एग्जाम के पर्पज़ से हमें सिर्फ और सिर्फ इनके मेन रचनाओं को जानना, मुख्य रचनाओं को जानना आवश्यक है। तो ये मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं जिन्हें आपको जानना अत्यंत आवश्यक है, वो है, इन्होंने राजनीति पर जो पुस्तकें लिखी थी वो है द पॉलिटिक्स और द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर साहित्य पे जो इनकी रचना है जो अत्यंत प्रसिद्ध है वो है प्रोटेक्टिकस, पोएटिक्स और रियटोरिक। और जो भौतिक विज्ञान पर इनकी रचना है जो कि बहुत प्रसिद्ध है वो है मेटेरियोलॉजी। अब अरस्तु की महानतम रचना जो कि पॉलिटिक्स है, इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पॉलिटिक्स। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं अरस्तु की महानतम रचना दी पॉलिटिक्स के बारे में।
पॉलिटिक्स अरस्तु की महानतम रचना है जिसे राजनीति शास्त्र पर लिखी गई बहुमूल्य निधि माना जाता है। इसमें पहली बार राजनीति को एक वैज्ञानिक रूप दिया गया है। प्लेटो राजनीति और नैतिकता में कोई भेद नहीं समझता था, जबकि अरस्तु ने इस ग्रंथ में न केवल राजनीति को नैतिकता अथवा नीति से भिन्न बताया अपितु राजनीति को सर्वोत्तम विज्ञान कहा। प्लेटो ने राजनीति और नैतिकता में कोई अंतर नहीं माना था, लेकिन उसके शिष्य अरस्तु ने सबसे पहले राजनीति को नैतिकता से अलग माना तथा राजनीति को सर्वोत्तम विज्ञान कहा। अब जान लेते हैं अरस्तु की अध्ययन पद्धति के बारे में। अरस्तु की अध्ययन पद्धति क्या थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, डिटेल में जान लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अरस्तु की अध्ययन पद्धति प्लेटो से सर्वथा भिन्न है। अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति अपने गुरु प्लेटो से सर्वथा भिन्न थी। प्लेटो ने जहां आदर्श राज्य तथा उसकी संस्थाओं की रचना करने में कल्पना प्रधान पद्धति को अपनाया, जिसमें पर्यवेक्षण तथा ऐतिहासिक अध्ययन के लिए कोई स्थान नहीं था, तो वहीं उसके प्रिय शिष्य अरस्तु ने समकालीन तथा भूतकालीन संस्थाओं का सावधानीपूर्वक पर्यवेक्षण और अध्ययन करके उद्गमनात्मक पद्धति को अपनाया, जिसके अंतर्गत विशेष घटनाओं का अध्ययन करके सामान्य नियम निकाले जाते थे। मैंने प्लेटो के वीडियो लेक्चर में इनके अध्ययन पद्धति के बारे में बताया था। तो प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति थी वो निगमनात्मक पद्धति थी, जिसके अंतर्गत सामान्य से विशिष्ट की ओर जाया जाता था, उससे निष्कर्ष प्राप्त किए जाते थे। लेकिन अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति है वो आगमनात्मक पद्धति है, जिसके अंतर्गत विशेष सिद्धांतों का, विशेष घटनाओं का अध्ययन करके उनसे सामान्य नियम निकाले जाते थे। तो ये इन दोनों लोग की अध्ययन पद्धति का अंतर था। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं इस पर विशेष जोर दे रही हूँ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक थी, जो कि सामान्य से विशेष नियमों की कल्पना करती है, जबकि अरस्तु की अध्ययन पद्धति उद्गमनात्मक है, जो कि विशेष घटनाओं और परिस्थितियों के निरीक्षण के आधार पर सामान्य नियम बनाता है। इसे उद्गमनात्मक पद्धति या आगमनात्मक पद्धति कहते हैं। इन दोनों पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, या तो ऑप्शन में रहेगा उद्गमनात्मक पद्धति तो वो भी आंसर सही है, अगर आगमनात्मक पद्धति रहेगा तो वो भी आंसर सही है। संक्षेप में अरस्तु की पद्धति वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक और आगमनात्मक है। अरस्तु सर्वप्रथम तथ्यों का अध्ययन करते हैं और फिर उन्हीं तथ्यों से निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। प्लेटो ने राजनीति को, अब प्लेटो, इन दोनों लोग की तुलना की जा रही है कि प्लेटो की अध्ययन पद्धति, चूँकि उनके गुरु थे, अरस्तु के गुरु थे, तो प्लेटो की अध्ययन पद्धति और अरस्तु की अध्ययन पद्धति की तुलना की जा रही है, तो उसके बारे में मैं बता रही हूँ। प्लेटो ने राजनीति को नीति शास्त्र का सहायक अंग बना दिया, तो वहीं अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को इस पराधीनता से मुक्त किया और उसे सर्वोच्च विज्ञान के रूप में प्रतिस्थापित किया। डियर स्टूडेंट्स, अरस्तु और प्लेटो की अध्ययन पद्धति में ज़मीन आसमान का अंतर था। जहाँ प्लेटो जो थे वो ना तो ऐतिहासिक अध्ययन पर जोर देते थे, ना तो उसका पर्यवेक्षण करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ उनकी जो अध्ययन पद्धति थी कल्पना पे आधारित थी। उनका मानना था कि आदर्श शासक कैसा होना चाहिए, इसे संपत्ति का उसके पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसके पास परिवार नहीं होना चाहिए, जिसका खंडन उनके शिष्य अरस्तु ने कहा कि ये वास्तविकता से परे है, चूँकि परिवार पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन की प्रथम इकाई है, इसके आधार पर खंडन किया। इसलिए अरस्तु की अध्ययन पद्धति का अध्ययन हम जब भी करेंगे उसे प्लेटो की अध्ययन पद्धति से तुलना करके करेंगे। प्लेटो की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक थी, जो कि सामान्य से विशिष्ट सिद्धांतों की ओर जाती थी, तो वहीं अरस्तु की अध्ययन पद्धति आगमनात्मक पद्धति थी, जो कि विशेष सिद्धांतों से असामान्य निष्कर्ष प्राप्त करती थी। विशेष सिद्धांतों या घटनाओं का परिस्थितियों के निरीक्षण के आधार पर अध्ययन करके उस पर सामान्य नियम बनाती थी। अब जान लेते हैं अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, या अरस्तु प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के रूप में क्यों प्रतिष्ठित है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक विचारक कहा है। डनिंग के अनुसार पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान अरस्तु से ही प्रारंभ हुआ है। ये क्वेश्चन पूछता है कि किसने अरस्तु को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक कहा है या वैज्ञानिक विचारक कहा है, तो इसका आंसर है मैक्सी। और ये भी पूछता है कि किसके अनुसार पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान अरस्तु से ही प्रारंभ होता है, तो ये डनिंग महोदय ने कहा है। अरस्तु की महानतम कृति पॉलिटिक्स को राजनीति विज्ञान की अनुपम निधि माना जाता है। यद्यपि अरस्तु से पूर्व प्लेटो ने राजनीति पर विचार किया था, परंतु प्लेटो का संपूर्ण ज्ञान क्या था, कल्पनावादी था। अतः राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान की गरिमा प्रदान करने का कार्य अरस्तु के द्वारा ही किया गया। अरस्तु ने नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में अंतर किया तथा राजनीति शास्त्र को उच्च कोटि का शास्त्र माना जो हुआ है। राज्य की उत्पत्ति, अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं के लिए होती है, लेकिन राज्य तभी अस्तित्व में बना हुआ है क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति के सज्जीवन में वृद्धि होती है।
अरस्तू के शब्दों में जब बहुत से गांव एक दूसरे से पूर्ण रूप से इस प्रकार से मिल जाते हैं कि वे केवल एक ही समाज का निर्माण करते हैं तो वह समाज राज्य बन जाता है। अरस्तू का कहना था कि जब बहुत सारे गांव एक दूसरे से पूर्ण रूप से इस प्रकार से मिल जाते हैं कि वे एक ही प्रकार के समाज का निर्माण करते हैं तो वह समाज राज्य बन जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि राज्य कुलों, परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। अब जान लेते हैं कि अरस्तू द्वारा प्रतिपादित राज्य के विकास का स्वरूप क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, अरस्तू के अनुसार राज्य एक सावयव या जीवधारी के समान है। अतः जिस प्रकार से एक सावयव जीवधारी का विकास होता है ठीक उसी प्रकार से राज्य का भी विकास होता है। अरस्तू का कहना था कि जिस प्रकार से एक जीवधारी का विकास होता है ठीक उसी प्रकार से राज्य का भी विकास होता है। व्यक्ति, परिवार तथा ग्राम राज्य के अभिन्न अंग हैं और ये सभी अंग एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। अरस्तू का कहना था कि व्यक्ति, परिवार तथा गांव राज्य के अभिन्न अंग हैं और ये सभी अंग एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं तथा इनका क्रमिक विकास होता रहता है और इस क्रमिक विकास की अंतिम परिणति राज्य के रूप में होती है। अब अरस्तू द्वारा प्रतिपादित जो राज्य के बारे में जो अरस्तू ने बताया था उस राज्य की क्या विशेषता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो राज्य, अरस्तू के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। राज्य का स्वरूप जैविक है। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है और राज्य का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है क्योंकि राज्य का विकास होना ही था, क्योंकि व्यक्तियों से समाज का निर्माण होता है, फिर वो समाज गांव का रूप धारण करते हैं। अब वही जब गांव एक दूसरे से पूर्ण रूप से इस प्रकार से मिल जाते हैं कि उनके द्वारा एक ही समाज का निर्माण होता है तो वो समाज अंततः राज्य का रूप धारण कर लेता है और इस प्रकार से राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। इस प्रकार से अरस्तू कहते हैं कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है और इस प्रकार से राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है और जिसका स्वरूप क्या है, जैविक है और राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है जिसका कि क्रमिक रूप से विकास हुआ है। तो ये अरस्तू के राज्य की विशेषताएं थीं। अब जान लेते हैं अरस्तू के अनुसार आदर्श राज्य के उद्देश्य एवं कार्य क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं। अरस्तू के अनुसार राज्य का अस्तित्व सज्जीवन के लिए है, मात्र जीवन के लिए नहीं। अरस्तू का कहना था कि राज्य का अस्तित्व जो है वो मनुष्यों के अच्छे जीवन के लिए है, मात्र जीवन के लिए नहीं, उनके जीवन के परम उन्नति के लिए। जिस राज्य का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि ताकि मनुष्य उस राज्य रूपी संस्था में रहकर अपना क्रमिक रूप से विकास की ओर अग्रसर होते रहे, इसीलिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। यदि इसका उद्देश्य मात्र जीवन के लिए होता तो गुलाम और जंगली जानवर भी राज्य बना लेते, परंतु वे राज्य नहीं बना सकते क्योंकि न तो वे जीवन के आनंद में उनका कोई हिस्सा होता है और न ही वे अपनी पसंद की जीवन को ही जी सकते हैं। तो इस प्रकार से अरस्तू कहते हैं कि राज्य या किसी भी राजनीतिक समाज का अस्तित्व उदात्त कार्यों के लिए होता है, विकास कार्यों के लिए होता है, जिसके द्वारा मनुष्य का जीवन को सुखमय बनाया जाए या मनुष्य का विकास किया जा सके, इसलिए राज्य का निर्माण होता है, मात्र साहचर्य के लिए नहीं। राज्य का उद्देश्य और कार्यों के प्रति अरस्तू का दृष्टिकोण, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्य के उद्देश्य और कार्यों के प्रति अरस्तू का दृष्टिकोण क्या है, रचनात्मक और सकारात्मक है। अब जान लेते हैं अरस्तू के द्वारा किए गए संविधानों के वर्गीकरण के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, अरस्तू को संविधान का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण करने का श्रेय दिया जाता है। संविधान का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण करने का श्रेय अरस्तू को ही दिया जाता है। अरस्तू ने यह वर्गीकरण 2 आधारों पर प्रस्तुत किया है। अरस्तू ने किन आधारों पर संविधान का वर्गीकरण किया है? 2 आधारों पर किया है और वे क्या हैं, वे आधार क्या हैं? तो पहला आधार है संख्या के आधार पर। अरस्तू ने का मानना था कि संख्या के आधार पर अर्थात प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग के आधार पर या कितने व्यक्तियों द्वारा शासन का संचालन किया जाता है इस आधार पर, और दूसरा जो था उसका आधार वो लक्ष्य या उद्देश्य के आधार पर। इसका तात्पर्य यह है कि शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य सार्वजनिक हित है या स्वार्थ सिद्धि। तो इस आधार पर अरस्तू अपने संविधानों का वर्गीकरण करता है। पहले आधार पे वो करता है, पहले आधार क्या है, शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या, कि एक व्यक्ति का शासन है या कुछ व्यक्तियों का शासन है या अनेक व्यक्तियों का शासन है। तो इस आधार पे भी वे इसके 2 रूपों का वर्णन करता है, स्वाभाविक रूप का या सामान्य रूप का या विकृत रूप का। जैसे कि एक अरस्तू के अनुसार एक व्यक्ति का शासन जो उसका सामान्य रूप है उसे एक तंत्र या राजतंत्र कहेंगे, यानी मोनार्की कहेंगे, और उसके बिगड़े हुए या विकृत रूप को कहेंगे निरंकुश तंत्र, जिसे टायरनी कहते हैं। कुछ व्यक्तियों के शासन को
कुछ व्यक्तियों के शासन के सामान्य रूप को कुलीन तंत्र कहते हैं या एरिस्टोक्रेसी, और इसके विकृत रूप को वर्गतंत्र या धनिक तंत्र कहते हैं। इसी प्रकार से अनेक व्यक्तियों के शासन के सामान्य रूप को संयत प्रजातंत्र या बहुतंत्र कहते हैं या पॉलिटी, और इसके विकृत रूप को भीड़तंत्र या प्रजातंत्र कहते हैं, जिसको कि डेमोक्रेसी कहा जाता है। अब जान लेते हैं अरस्तु के दासता संबंधी सिद्धांत के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, अरस्तु ने दास को पारिवारिक संपत्ति का अंग माना है। अरस्तु के अनुसार दास पारिवारिक संपत्ति का अंग है। अरस्तु के अनुसार जो स्वभावतः अपना नहीं है लेकिन दूसरों का है, वह दास है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि दास वह है जिसका स्वयं कोई व्यक्तित्व नहीं होता है, और यहाँ तक कि जिसका अपना कोई मस्तिष्क भी नहीं होता है। अरस्तु के अनुसार संपत्ति दो प्रकार की होती है। अरस्तु ने संपत्ति को भी दो भागों में बांटा है। वो क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो अरस्तु के अनुसार संपत्ति के दो रूप हैं। पहला सजीव संपत्ति, दूसरा निर्जीव संपत्ति। अब सजीव संपत्ति में क्या आते हैं? सजीव संपत्ति के अंतर्गत घोड़े, हाथी, अन्य पशु व दास सम्मिलित होते हैं, जबकि निर्जीव संपत्ति के अंतर्गत मकान, खेत व दूसरी अचल संपत्ति शामिल होते हैं। इस प्रकार से अरस्तु ने संपत्ति को दो वर्गों सजीव व निर्जीव में बांटकर दासों को संपत्ति का सजीव स्वरूप घोषित किया है। अरस्तु के अनुसार मूर्ख व बुद्धिहीन व्यक्ति दास बनने के योग्य हैं और कुशल तथा बुद्धिमान व्यक्ति स्वामी बनने के योग्य हैं। अब अरस्तु द्वारा दासता के प्रकार का भी वर्णन किया गया, उसके बारे में जान लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अरस्तु के अनुसार दासता निम्न दो प्रकार की होती है। पहला स्वाभाविक दासता और दूसरा वैधानिक दासता। अरस्तु के अनुसार कुछ व्यक्ति जो जन्म से ही मंदबुद्धि, अकुशल व अयोग्य होते हैं, वे स्वाभाविक दास होते हैं। अरस्तु के शब्दों में कुछ मनुष्य स्वभाव से ही दास होते हैं। इसके अतिरिक्त अरस्तु के अनुसार जो स्वाभाविक दासता की परिभाषा दी गई थी वो ये थी कि अरस्तु के अनुसार कुछ व्यक्ति जो जन्म से मंदबुद्धि, अकुशल व अयोग्य होते हैं, वे स्वाभाविक दास की श्रेणी में आते हैं। और इस प्रकार से अरस्तु कहता है कि कुछ मनुष्य स्वभाव से ही दास होते हैं। अब वैधानिक दासता की वो परिभाषा देते हुए कहता है कि युद्ध में किसी अन्य राज्य को पराजित कर लाए हुए बंदी के भी दास बनाए जा सकते हैं, और इस प्रकार की दासता वैधानिक दासता कहलाती है। परंतु यूनानी युद्ध में पराजित होने के बाद भी दास नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि वे प्रकृति की ओर से दासत्व के लिए नहीं वरन स्वामित्व के लिए बनाए गए। इसके अंतर्गत अरस्तु ने यूनानियों को श्रेष्ठ घोषित करते हुए कहा कि यूनानी अगर युद्ध में पराजित भी हो जाते हैं तब भी उन्हें दास नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वे प्रकृति के द्वारा दासत्व के लिए नहीं बल्कि स्वामित्व के लिए बनाए गए हैं। अब अरस्तु ने दासता के बारे में भी कुछ मानवीय व्यवस्थाएं की थी, उनके बारे में जान लेते हैं, जिनसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना अत्यंत आवश्यक है। तो अरस्तु का मानना था कि दासता प्राकृतिक तो है परंतु वंश परंपरा पर आधारित नहीं है। जो व्यक्ति दास होते हुए भी योग्य व बुद्धिमान है उन्हें मुक्त कर देना चाहिए। अरस्तु का कहना था कि जो व्यक्ति, कोई ये जरूरी नहीं है कि दास परंपरा वंशानुगत हो। जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि दास का बच्चा भी, दास का लड़का या लड़की भी दास ही बनेंगे। अगर उनमें बौद्धिक परिपक्वता है या वे बुद्धिमान है तो उन्हें दास की श्रेणी से मुक्त किया जा सकता है। स्वामी को दास के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अरस्तु का कहना था कि स्वामी को दास के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपने शरीर के अंग के समान ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। प्रत्येक स्वामी को अपने दास को यह वचन देना चाहिए कि यदि वे अच्छा कार्य करेंगे तो उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्वामी का एक कर्तव्य है कि वे दासों की भौतिक व शारीरिक सुविधाओं का ध्यान रखें। अरस्तु दासों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, वह उनकी संख्या को आवश्यकता अनुसार ही रखना चाहता है। तो ये थे अरस्तु द्वारा दासता के बारे में प्रतिपादित मानवीय व्यवस्थाएं। विचार का वर्णन कर रही हूँ। तो अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार क्या थे, इसके बारे में जान लेते हैं। अरस्तु निवास, जन्म स्थान या कानूनी अधिकार को नागरिकता का आधार नहीं मानता है। अरस्तु कहता है कि जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में समर्थ होता है उसे ही राज्य का नागरिक माना जा सकता है। तो अरस्तु का कहना था कि जो व्यक्ति या जो नागरिक राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में समर्थ है, सिर्फ उसे ही राज्य का नागरिक माना जा सकता है। इस प्रकार से अरस्तु के अनुसार स्त्री, बच्चे, विदेशी नागरिक, दास तथा श्रमिक व मिस्री राज्य के नागरिक नहीं हो सकते हैं। दासों व श्रमिकों को नागरिकता से वंचित करने का कारण यह है कि नागरिकता एक विशेष गुण है, उसके लिए एक विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है, और यह योग्यता उन्हीं के पास हो सकती है जिनके पास अवकाश हो। अवकाश मतलब जिनके पास राज्य के कार्यों के लिए समय हो। सिर्फ
ऐसे ही नागरिकों को नागरिकता प्रदान की जानी चाहिए जिसके पास राज्य के विकास के कार्यों को करने के लिए समय हो। अरस्तू के कहने का आशय ये था। इसीलिए वह दासों, श्रमिकों, स्त्रियों, बच्चों और वृद्धों को नागरिकता की श्रेणी से अलग रखता है। इस प्रकार से अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचारों से एक नागरिक की निम्न योग्यताएं उभर कर सामने आती हैं। ये योग्यताएं क्या हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो शासन करने व शासित होने की योग्यता होनी चाहिए। एक नागरिक के अंतर्गत शासन करने व शासित होने की योग्यता या क्षमता होनी चाहिए। भौतिक और आर्थिक चिंताओं से मुक्त होना चाहिए। नागरिक की नागरिकता सिर्फ उन्हें ही प्रदान की जा सकती है जो भौतिक या आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो। इसीलिए कारीगर या मजदूर को नागरिकता की संज्ञा अरस्तू नहीं देते हैं और ना ही स्त्रियों को नागरिकता प्रदान करने के पक्ष में और न ही बच्चों और वृद्धों को। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करना चाहते हैं जिनके पास राज्य के विकास के कार्यों को करने के लिए या राज्य के हित में कार्यों को करने के लिए या राज्य की सुरक्षा के कार्यों को करने के लिए पर्याप्त समय हो या अवकाश हो। अरस्तू के कानून संबंधी विचार। अब अरस्तू के कानून संबंधी विचार के बारे में जान लेते हैं। अरस्तू ने कानून के संबंध में प्लेटो से भिन्न विचार दिए हैं। उनकी स्पष्ट मान्यता है कि सबसे बुद्धिमान ज्ञानी शासक भी कानून से उत्कृष्टतम नहीं हो सकता है। वस्तुतः उसने कानून को योग्यतम शासक से भी उच्चतर स्थान प्रदान किया है। उसने कानून को आवश्यक बुराई के रूप में नहीं बल्कि श्रेष्ठतम अच्छाई के रूप में स्वीकार किया है। अरस्तू ने कानून को आवश्यक बुराई के रूप में नहीं बल्कि श्रेष्ठतम अच्छाई के रूप में स्वीकार किया है। उसकी धारणा है कि एक श्रेष्ठ राजनीतिक जीवन के लिए कानून परम आवश्यक है एवं कानून का शासन सभी सृष्टियों से अन्य प्रकार के शासनों से कहीं अधिक श्रेयस्कर होता है। अब अरस्तू के द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया है। ये वर्गीकरण क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अरस्तू ने कानून को दो भागों में बांटा है। पहला विशिष्ट कानून और दूसरा सार्वभौमिक कानून। इनके बारे में जान लेते हैं। विशिष्ट कानून। अरस्तू के अनुसार विशिष्ट कानून वे कानून हैं जो किसी विशिष्ट राज्य द्वारा बनाए जाते हैं और उस राज्य के व्यक्तियों द्वारा लागू होते हैं। ये भिन्न भिन्न राज्यों के अपने अपने कानून हैं और ये विशिष्ट तथा अलिखित दोनों रूपों में, ये लिखित व अलिखित दोनों रूपों में पाए जाते हैं। विशिष्ट कानून लिखित व अलिखित दोनों रूपों में पाए जाते हैं। सार्वभौमिक कानून। अरस्तू के अनुसार ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानून को अरस्तू ने सार्वभौमिक कानून की संज्ञा दी है। इस कानून को चाहे किसी भी समुदाय की मान्यता प्राप्त हो या ना हो, इसका अस्तित्व अवश्य है। ये सभी देशों के लिए समरूप होते हैं। अब अरस्तू के आदर्श राज्य के बारे में जान लेते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि अरस्तू का आदर्श राज्य प्लेटो के उप आदर्श राज्य का ही दूसरा नाम है? सेबाइन का कहना है कि अरस्तू का जो आदर्श राज्य है वह प्लेटो के उप आदर्श राज्य का ही दूसरा नाम है। रिपब्लिक में वर्णित प्लेटो का आदर्श राज्य जहाँ काल्पनिक सिद्धांतों पर आधारित है, वहाँ अरस्तू का आदर्श राज्य जीवन की वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित है, जो कि प्लेटो के दूसरे ग्रंथ लाज में वर्णित आदर्श राज्य से काफ़ी समान है। क्योंकि अरस्तू ने अपने आदर्श राज्य के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने में लाज में प्रतिपादित अनेक सिद्धांतों का भरपूर प्रयोग किया है। उन्हीं सिद्धांतों को अपने ढंग से अपनाकर उसने अपने आदर्श राज्य की आधारशिला को सुदृढ़ बनाया है। जैसा कि सेबाइन ने कहा है कि जिसे अरस्तू आदर्श राज्य मानता है वह प्लेटो का आदर्श या द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। ये कथन पूछता है कि ये कथन किसका है कि अरस्तू का आदर्श राज्य, अरस्तू जिसे अपना आदर्श राज्य मानता है वह प्लेटो का आदर्श या द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। तो इसका आंसर है सेबाइन। अब अरस्तू के क्रांति संबंधी विचार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अरस्तू के अनुसार क्रांति का अर्थ है संविधान में परिवर्तन। संविधान में होने वाला छोटा बड़ा परिवर्तन, संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन होना, जनतंत्र का उग्र या उदार रूप धारण करना, जनतंत्र द्वारा धनिक तंत्र का या धनिक तंत्र द्वारा जनतंत्र का समूल विनाश किया जाना, सरकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुए बिना एक अत्याचारी शासक का दूसरे को हटाकर अपनी सत्ता स्थापित करना, इन सभी बातों को अरस्तू क्रांति मानता है। संविधान में पूर्ण परिवर्तन के फलस्वरूप राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप पूर्ण रूप से बदल जाता है। तो इसे अरस्तू पूर्ण क्रांति कहते हैं और संविधान में परिवर्तन के फलस्वरूप यदि उसके किसी एक भाग में परिवर्तन हो सकता है तो इसे आंशिक क्रांति कह सकते हैं। अब अरस्तू के अनुसार क्रांतियों के प्रकार के बारे में
जो अरस्तु ने क्रांति के जो प्रकार निर्धारित किए थे वो क्या थे, इनके बारे में जान लेते हैं। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति 5 प्रकार की है। पहली आंशिक या पूर्ण क्रांति, दूसरा रक्तहीन या रक्तपूर्ण क्रांति, तीसरा व्यक्तिगत अथवा गैर व्यक्तिगत क्रांति, तीसरा वर्ग विशेष के विरुद्ध, चौथा वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति और पांचवा वाग्वीरों के प्रति क्रांति, वाग्वीरों की क्रांति। अब अरस्तु का कहना था कि क्रांतियों के कारण भी होते हैं। क्रांतियों के क्या कारण होते हैं? तो क्रांति के 2 कारण होते हैं, सामान्य कारण और विशिष्ट कारण। अरस्तु क्रांति का सामान्य कारण विषमता को मानता है। क्रांति का मूल कारण समानता की भावना है। समानता 2 प्रकार की होती है, संख्यात्मक समानता और योग्यता संबंधी समानता। अरस्तु योग्यता संबंधी समानता का तात्पर्य आनुपातिक समानता समझता है। संख्या की दृष्टि से 3 2 से उतना ही बड़ा है जितना 2 1 से, किंतु आनुपातिक दृष्टि से 4 2 से उतना ही बड़ा है जितना 2 1 से, क्योंकि 2 4 का वही अंश है जो 1 2 का। इसके अतिरिक्त क्रांतियों के जो विशिष्ट कारण है उसके बारे में अरस्तु ने जो बताया है कि क्रांतियों के विशिष्ट कारण में शासकों की धृष्टता या लालच, शासन सत्ता का दुरुपयोग, अयोग्य व्यक्ति का शासन, मध्यम वर्ग का अभाव, आर्थिक असंतुलन, विदेशियों का बाहुल्य, सम्मान की लालसा, भय, घृणा, पारिवारिक झगड़े, शासक वर्ग की असावधानी आदि को अरस्तु क्रांति के विशिष्ट कारण मानता है। अब अरस्तु ने क्रांतियों को रोकने के उपाय जो बताए थे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अरस्तु ने क्रांति के कारण का ही विश्लेषण नहीं किया है, अपितु एक चिकित्सक की भांति उसके निदान के उपाय भी बताए हैं। अरस्तु द्वारा क्रांतियों से बचने के उपाय निम्नलिखित हैं। वे क्या हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो संविधान के प्रति आस्था, शासक व एवं शासितों में संवाद, विधि का शासन, समानता का व्यवहार, मध्यम वर्ग की प्रधानता, आर्थिक समानता, समुचित शिक्षा व्यवस्था, विदेशी समस्याओं की तरफ जनता का ध्यान आकृष्ट करना, राजकीय पदों एवं सम्मानों का न्यायोचित विवरण। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अरस्तु ने क्रांति को रोकने हेतु मध्य वर्ग पर आधारित मिश्रित संविधान और शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था अरस्तु के बारे में मेरा वीडियो लेक्चर का पार्ट 3, जिसके अंतर्गत मैंने अरस्तु द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों, उनके विचारों का संपूर्ण विवरण आपको दे दिया है। इसी के साथ अरस्तु से संबंधित वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये जानकारी या ये ज्ञान मेरे द्वारा दिया गया आपको ये ज्ञान पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। कल अगले वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।